नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं आशीष शुक्ला हूँ। आज मैं बनारस में एक ऐसी नामी हस्ती के घर पर हूँ जिसने बनारस को बहुत कुछ दिया। बनारस के फक्कड़पन, बनारस के मस्तमौलापन को जीवन भर जिया। उनसे दारा सिंह ने कहा कि आप मेरे साथ मुंबई चलो, अपने कुछ कौशल हमें सिखा दो, लेकिन उन्होंने बनारस को कभी छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे बनारस को जीने वाले, ऐसे बनारस में रचने बसने वाले नाम एक मशहूर कवि और शायर धूर्त बनारसी के घर पर मैं हूँ, जिनका निधन अभी 2 दिन पहले ही हो गया है। 15 दिन तक अस्पताल में संघर्ष करने के बाद आखिरकार 82 साल की उम्र में उन्होंने जीवन का अंतिम सांस लिया। और आज मैं उन्हीं के परिवार में हूँ और उनके परिवार के लोगों से जानता हूँ कि उनका जीवन कैसा रहा। बनारस की विभूतियों में वो शामिल थे। बनारस के एक ऐसी संरचना के वो माहिर थे जो बनारस में दिन रात मेहनत करते थे और बनारसीपन को जिंदा रखने के लिए हमेशा लगे रहते थे। आइए मेरे साथ और मैं उनसे जुड़ी तमाम चीजों पर आज चर्चा करता हूँ। आप उनकी बड़ी बेटी रही और बड़ा अच्छा वक्त रहा होगा, ज्यादा समय मिला आपको उनके साथ रहने का। तो उनकी रचनाओं को लेकर के, उनके उस समय को लेकर के क्या यादें हैं आपके मन में? भैया उनकी जो भी उनकी रचना रही, जो भी उनकी सारी हास्य से संबंधित रची रही, 1 लाइन या 2 लाइन जो भी सुना समझा, उसमें बस हास्य के अलावा कुछ नहीं है। वो हास्य बनकर रहे तो उनकी हर चीज में हास्य ही हास्य रहता रहा। यानी अगर वो किसी को मजाक मतलब कुछ कहते भी रहे तो उसमें भी एक हास्य रहता रहा। उनकी डांट में भी एक हास्य और एक व्यंग छुपा। आप तीनों उनकी बेटियां हैं? हाँ शर्मा। जीतू शर्मा जी। क्या रहा, कैसा रहा? पिताजी के बारे में क्या कहना है? भैया मेरे पिताजी बचपन से ही देखिए बहुत स्ट्रिक्ट स्वभाव के थे, लेकिन हम लोग लड़की थे, हम लोग को कभी किसी चीज से पीछे नहीं रखे। हर स्वतंत्रता दी है, लेकिन हर स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठाना नहीं सिखाया। स्वतंत्रता में भी उनकी एक लिमिट रहती थी। जीवन में कैसे क्या पल किस तरीके से करना है, ये उन्होंने हम लोगों को पहले से ही सिखा दिया था। इसलिए जब हमारा 21 वर्ष की उम्र में भाई गया, उसके बाद भी जिस हिसाब से हम लोग 3 लड़कियां घर में अकेली थी और हमारे माँ बाप थे, हमारे पूरे मतलब अगल बगल रहने वाले लोग भी जानती हैं कि पापा ने हम लोग को एकदम गोल्ड बना दिया। मतलब अगर कहीं अदर व्यक्ति के संग भी कोई नाजायज होता था तो हम लोग को इतनी काबिलियत थी कि हम लोग ये नहीं देखते थे कि कोई हमारा सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, हम लोग उसका विरोध करने आगे आ जाते थे। धूर्त बनारसी जी बेहद फक्कड़पन स्वभाव के थे। लोग कहते हैं कि वो बनारस को कभी छोड़ना नहीं चाहे, पैसे रुपए के पीछे कभी भागे नहीं। धन दौलत से जुड़ी चीजें क्या उन्होंने कुछ आप लोगों के लिए बनाया था? कुछ नहीं भैया, मैंने बोला ना 7,000 रुपया उन्होंने हम लोगों को शादी के समय मम्मी को दिया, जो उन्होंने पोस्ट ऑफिस में बड़े मुश्किल से जोड़ जोड़ के जमा किया था। मतलब समझ लीजिए कि मेरी मम्मी को भी उन्होंने 20-25 साल शादी के बाद भी कोई जेवर नहीं बनवा सके थे। धीरे धीरे वो कुछ रुपया इकट्ठा करते थे। बहुत होने के बाद अब बुढ़ौती में मम्मी को उन्होंने जो भी एक आध चीज गिफ्ट दी। मतलब उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन जो भी पैसा आता था वो खर्च कर देते थे। वो कभी ये नहीं सोचते थे कि हमको भविष्य में इसको जोड़ के रखना है। लेकिन खाने में उनका कोई कम्प्रोमाइज नहीं। एक ही कमजोरी, बस उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, वो 7 दिन 7 रकम का खाना चाहता था और दोनों समय अलग अलग। एक खाना वो दोबारा नहीं। क्या उनका जन्म इसी घर में हुआ था? यहीं पे उनके पिताजी और उनकी माताजी रहती थी। फिर उसके बाद मेरे पिताजी का जन्म भी इसी जगह हुआ। फिर मेरे पिताजी की शादी भी इसी जगह हुई। फिर उसके बाद हम लोगों का जन्म भी यहीं हुआ। बाद में जब 21 वर्ष की उम्र में मेरे भाई एक्सपायर करे तो उसके बाद मेरे माँ बाप का कोई नहीं था, तो उनको उधर बदर न जाना पड़े तो हम दोनों बड़ी बहनों ने ले लिया कि हमारे माँ बाप, बड़ी बहन ने अपना एक कमरा उनको दिया कि मेरे माँ बाप मेरे संग रहेंगे। हम सामने रहते थे, कुछ भी रहता था दौड़ भाग के आते थे, जरूरत पड़ती थी छोटी बहन भी भाग के आती थी। तो उनकी दुनिया बस यही, हम 3 लड़कियां और ये नाती नतनी। लेकिन इस समय उनका बहुत प्रेम था। तो दोस्तों, थोड़ा मैं रोकना चाहूंगा और आपको बता दूं कि धूर्त बनारसी जी एक ऐसे उम्दा नेकदिल इंसान थे। आज जहाँ एक छोटे लोग गीत गा करके और अपनी दुनिया बदल देते हैं, शहरों में फ्लैट मकान बना लेते हैं, धूर्त बनारसी जी पूरे जीवन जो है संघर्ष करते रहे। उनके पिताजी के बारे में अगर मैं बताऊं तो उनका एक होटल हुआ करता था, उस होटल को चलाते थे। लेकिन फक्कड़पन देखिए, जब इनके जिम्मे
उनके पिताजी से जुड़े लोगों ने कहा कि आप उत्तराधिकारी हैं, इसके कागजात ले लीजिए, तो उन्होंने कहा मुझे कागजात नहीं चाहिए। वो होटल उन्होंने उनके कर्मचारियों को दान दे दिया और फक्कड़पन में जीते रहे। उनके पिताजी भी इस मकान में किराए पर ही रहे। उसके बाद धूर्त बनारसी जी पूरे जीवन इसी मकान में किराए पर रहे, क्योंकि वो पैसे को पैसा समझते ही नहीं थे। उनका शौक बनारस था, बनारसीपन था। उनके जो है जब बच्चे बड़े हुए, शादियां हुई, माने 3 बेटी जब ये बड़ी हुई, शादियां हुई, दुखद ये रहा कि 21 वर्ष की उम्र में उनका जो बेटा था इकलौता वो खत्म हो गया। तीनों बेटियों के सहारे जीवन चला और यही बेटियां बेटा बन करके इसी मकान को खरीदी और उनके साथ रहना पसंद करी कि हम अलग नहीं होंगे, अपने पिता और माता को संभालने की कोशिश करेंगे। सबसे छोटी बेटी उनकी है। अब मैं उनसे कुछ जानना चाहूंगा। नाम क्या है आपका? रितु कपूर। रितु कपूर। रितु जी, कैसा रहा उनके साथ? पिताजी बेहद काबिल थे, आप लोगों को बहुत योग्य बनाए, क्या कहना चाहेंगे? मेरे पिताजी मेरे आदर्श थे। मतलब आज हम लोग जो भी हैं अपने पिताजी की बदौलत है। हमारा माता का उसमें कोई भी योगदान नहीं है। हम लोग को पढ़ाना, भोर में 4 बजे उठा के पढ़ाना, करना, गाइड करना, बाहर जाना है। लड़कियों घर में नहीं रहो, बाहर नहीं जाओगी तो समाज को कैसे जानोगी? बाहर जाना, करना, बाहर जाओगी तब कुछ सीख पाओगी। तो ये सारा चीज जो एक बच्चों को देना चाहिए वो पिताजी ने हम। शादी से पहले आप लोगों को नौकरियों के लिए भी प्रेरित करते थे? हाँ, पापा हम लोगों को सेल्फ डिपेंड बनो, अपने सेल्फ डिपेंड करो। मैंने बिफोर शादी के पहले मैंने सेंट्रल एकेडमी में जॉब किया और सेंट पीटर स्कूल में मैंने जॉब किया। फिर शादी के बाद मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर तमिलनाडु में हो गया, तो मैं फिलहाल तमिलनाडु में हूँ अभी। पापा जी के वजह से फिर मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। उनकी कविताएं इतनी अच्छी रहती थी। जब मैं हाई स्कूल में थी तो मुझे याद है एक एग्जामिनर आए थे, तो उन्होंने पूछा आपके पापा क्या करते हैं? तो मैंने बोला वो हास्य व्यंग के बनारस के बहुत प्रतिष्ठित कवि हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो बेटा, अपने पापा की 4 पंक्तियां सुना दो। तो मेरे को एक उनकी कविता याद थी, पतंग पे उन्होंने लिखी थी, तो मैं चाहूंगी आप लोग भी सुनिए। गुड्डी का भी अजब न साफ और न पियन न खइयन, एक सवेरे से संझा तक छतवे पर मट रहीन। आबे गुड्डी दूध भातों का के मुंह बैन, बजत रही चेहरा 12 हिम्मत न हरियन। ये कविता जब मैंने एग्जामिनर को सुनाई वो इतने खुश हुए, उन्होंने मुझसे दूसरा कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। कहा बेटा तुम जाओ। मेरे पिताजी अब बस यादों में हैं। मैं उनके अंतिम दर्शन से वंचित रही। मैं यहाँ पे पापा के दूसरे दिन यहाँ पे पहुंची। पापा फ्राइडे को खत्म हुए। कितनी किताबें उनकी, कितनी रचनाएं रही, कुछ याद है? हाँ, पापा ने 3 किताबें लिखी थी जी। पहली किताब थी धूर्त धमाका, पहली किताब थी। दूसरी धूर्त बावनी और तीसरी धूर्त दर्पण। अच्छा। जिसमें से ये धूर्त दर्पण ये तीसरी और तीसरी है। 2 किताब हम लोग अभी निकालने में सक्षम नहीं है क्योंकि वो मंदिर में रखी है। हमारे पापा की ये भगवान समान किताब है, तो इसलिए हम वो किताब निकालने में इस समय सक्षम नहीं है। लेकिन हाँ, ये किताब बाहर है। ये लास्ट किताब उनकी थी धूर्त दर्पण, ये मेरे पिताजी की। ये बस ये याद है। एक किताब उनकी पता नहीं कौन सी, उसकी लाइन थी, रात की बत्ती हो गवागुल, रात की बत्ती हो गवागुल, हो गवाकुल, कुछ ऐसे करके भी कुछ लाइनें थी। तो दोस्तों ये उनका परिवार है धूर्त बनारसी जी का। धूर्त बनारसी जी एक बेहद प्रिय जो है वो कवि थे और लगातार जो है वो बनारस को जीते थे। ये उनके नाती हैं बड़े वाले, और यही जो है दाग जो होता है, माने उन्हें जलाने का दाह संस्कार का कर्मकांड इन्होंने किया था। और ये जो है कितने समय तक रहे आप उनके साथ? मैं पूरे समय तक रहा हूँ। पूरे समय तक आपने पूरी सेवा की? जी मैंने किया। क्या सिखाया आप लोगों को भी, क्या हुनर दिया, क्या मिला उसे? कुछ सीख पाए, नहीं सीख पाए? थोड़ा बहुत ही जो भी सीख पाया, लेकिन सीख पाए। उनके जो है नातियों से बेहद प्रेम करते थे वो, और उनके जो कुछ चीजें हैं वो उनके इन बच्चों में भी आई हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जागृति शर्मा। जागृति, आप शायद फाइन आर्ट में MFA की स्टूडेंट हूँ मैं विद्यापीठ जी। तो जब कभी आप अपनी कलाकृतियों को दिखाते थे अपने नाना जी को,
तो उससे वो क्या महसूस करते थे, क्या उन्हें लगता था? मेरे नाना जी मतलब बहुत खुश होते थे। उनको ही लगता था कि मेरी लड़की मतलब कुछ भी, उनका तो ख्वाब था कि मैं आगे चल के मतलब मॉडल बन जाऊं। तो उनका जब भी मैं उनके सामने तैयार होके आऊं तो वो जो बोलते थे ना, आज मैं उसको मिस करूंगी कि आगे मुझे कौन बोलेगा। पहले मेरी नानी कहती थी, फिर मेरे नाना जी कहते थे, लेकिन अब वो इस टाइम नहीं है जो मेरी आगे बोल पाए कि मेरी बच्ची ऐसे है। बहुत उत्साहवर्धन करते थे जी बहुत, मतलब वो ऐसे थे कि मतलब कोई भी एज का बच्चा अगर उनके साथ बैठ जाए तो हम लोगों को ये ना लगे कि मेरे नाना जी इतने बड़े, हम लोग बड़े के संग बैठ के बात कर रहे हैं। तो मेरे नाना जी इस तरीके के थे कि सारी उम्र के लोगों से वो घुल मिल जाते थे। फाइन आर्ट जो आपने प्रयास किया फाइन आर्ट में जाने का, तो उसमें उनकी भी प्रेरणा थी? उनका ये था कि बेटा तुम्हारे में जो तुम लोगों को इंटरेस्ट है तुम लोग वो करो। ये नहीं कि मतलब कि अगर बीए बीकॉम, ज़्यादातर पेरेंट्स ये करते फोर्स करते कि नहीं अकाउंटेंट की लाइन में जाना है तो इंजीनियरिंग बनना है। तो मेरा नाना जी कर सबका यही था कि तुम्हें जिस लाइन में दिलचस्पी हो तुम वो जो लाइन ज्वाइन। और किसी ने कभी या संगीत के क्षेत्र में भी किसी की रुचि है? कोई गिटार विटार संगीत में? है, मेरा भाई है, छोटा भाई है, वो गिटार का मतलब उसको नाना जी जब खाना खाने नाना जी मेरे बैठते थे, वो आता था गिटार बजाता था तो कहते थे कि मुझे होटल जैसा फील हो रहा है। वो गिटार इतना अच्छा प्ले करता है और नाना जी जब उसको सुनते थे तो कहते थे कि मुझे लग रहा है कि मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, मेरा बच्चा मुझे बजा। तो किसी तीनों बहनों में या किसी भी परिवार के सदस्य में उनकी रचनाओं वाला गुण किसी में आया है क्या? आपकी कोई रचना है जो पिताजी से आपको मिला हो, जो आपने कुछ लाइनें लिखी? नहीं, कुछ लाइनें लिखी हैं, लिखती थी जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं शायरी थोड़ा बहुत करती थी जी। ऐसा कभी मंच पर आने की प्रेरणा देते थे? ये सब जो ड्राइंग है, मंच पे जाना, फेस करना, ऑडियंस पे करना, नृत्य, ये सब विरासत में मिला है हम लोगों को। वो मल्लयुद्ध के भी काफी जानकार थे, तो उससे जुड़ी बातें कोई बता पाएगा? पापा किसी को नहीं सिखाते थे जी। पापा किसी को भी वो नहीं बताना पसंद करते। मल्लयुद्ध से दारा सिंह से जुड़ी उनकी क्या यादें हैं? जैसे बचपन में जैसे मैं थी और मेरे मामा का लड़का था, तो हम लोग दोनों जने बहुत फाइटिंग करते थे। लेकिन पापा भी कभी हम लोग को कला सिखाया नहीं, लेकिन हम लोगों को ये करने के लिए उन्होंने नारियल का गद्दा बनवाया था। उसके बाद जब हम दोनों भाई बहन फाइट करते थे तो किस तरीके से उठा के पटका जाता है, ये सब सन कला 1973 में सम्माननीय दारा सिंह ने पापा को कहा था कि आप ये जो आप दंत कला का है ये आप मुझे सिखाने मुंबई आइए। लेकिन काशी को छोड़ने की कीमत पे उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया, कहा कि नहीं मैं काशी को नहीं छोड़ सकता। तो दोस्तों यह परिवार था धूर्त बनारसी जी का। ये उनकी पत्नी हैं जो कि अभी पैरालिसिस से पीड़ित हैं, और धूर्त बनारसी का यह पूरा परिवार उन्हें ऐसे ही मिस कर रहा है जैसे बनारस उन्हें याद कर रहा है। एक ऐसे प्रतिभा के धनी जो भूतों प्रेतों बनारस का जो बनारसीपन था उसे न सिर्फ सजाने संवारने बल्कि उसकी लगातार प्रगति के लिए वो काम करते थे। आज उनका जाना पूरे बनारस के लिए, पूरे बनारसीपन के लिए एक दुख की बात है। मैं उनके परिवार के साथ था और लोगों से बातचीत कर रहा था कि उनके भीतर ऐसे क्या गुण थे। वो लगातार अखबारों में छपते रहते थे, कभी मल्लयुद्ध, कभी मुनीबी भी उन्होंने किया, छोटे छोटे कारोबार करके वो परिवार को चलाते थे, लेकिन उन्होंने बनारस से दूर जाकर के अपने प्रोफेशन को चुनना मुनासिब नहीं समझा। आखिरकार वो अब हम सबके बीच में नहीं हैं, उन्हें बेहद श्रद्धांजलि है और उस बनारस को जीने वाले, उस बनारस को रचने बसने वाले धूर्त बनारसी को आज हम सब याद कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।